Hello students, today I am going to give you Hindi description of questions and answers of chapter number 3 Journey to the End of the Earth, that is prescribed in class 12th English book Vistas. So let us start with question number 1. Question number 1 is, how do geological phenomena help us to know about the history of the mankind? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह से भूगर्भीय तथ्य जियोलॉजिकल फेनोमेनन हेल्प करता है मैनकाइंड के हिस्ट्री को जानने में, यानी कि मनुष्य के इतिहास को जानने में भूगर्भीय तथ्य किस तरह से हेल्प करते हैं। आंसर इज, जियोलॉजिकल फेनोमेनन हेल्प अस अ लॉट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भूगर्भीय तथ्य मनुष्य के इतिहास को जानने में हमारी बहुत मदद करते हैं। According to geologists, 650 million years ago, a giant amalgamated supercontinent Gondwana existed in the south. भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, जियोलॉजिस्ट्स यानी भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 650 मिलियन साल पहले एक जाइंट मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशालकाय, एक बहुत बड़ा एमलगमेटेड मतलब जब एक से ज़्यादा दो चार चीज़ आपस में मिल जाती है तो उसको एमलगमेट कहते हैं। तो बहुत बड़ा भूभाग, कई सारे भूभाग को मिला करके एक बड़ा सा भूभाग बनता है, उसको एमलगमेट कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा भूभाग जो कि सुपर कॉन्टिनेंट था। अभी हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल कितने सारे सुपर कॉन्टिनेंट हैं। हम एशिया में रहते हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट हैं। तो उस समय इन्हीं सब कॉन्टिनेंट में से कई कॉन्टिनेंट को मिला करके एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट महादेश हुआ करता था, जिसका नाम था गोंडवाना, जो कि पृथ्वी के साउथ में एग्जिस्ट करता था। मतलब साउथ में ये गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए था क्योंकि आज के समय के जो कॉन्टिनेंट हैं उनसे बहुत बड़ा था। At that time, India and Antarctica were parts of the same land mass. और उस समय भारत और अंटार्कटिका सेम लैंड मास मतलब एक ही भूखंड के पार्ट थे। अभी इंडिया कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, और अंटार्कटिका खुद एक कॉन्टिनेंट है जो कि एकदम से बर्फ़ का है। गोंडवाना हैड अ वार्म क्लाइमेट एंड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। गोंडवाना जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें अंटार्कटिका और इंडिया दोनों आते थे, मतलब एशिया और अंटार्कटिका और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट उसके भाग थे, पार्ट थे। ये एक यहाँ पे क्लाइमेट कैसा था, गर्म, वार्म क्लाइमेट था, गर्म मौसम था। ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति, फाउना मीन्स जीव जंतु। और वहाँ पे इस गोंडवाना कॉन्टिनेंट में फ्लोरा और फाउना की बहुत ह्यूज वैरायटी थी, मतलब विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पतियाँ पाई जाती थीं, क्योंकि ये यहाँ का वेदर, क्लाइमेट, मौसम वार्म था। दिस सुपर कॉन्टिनेंट सर्वाइव्ड फॉर 5 years टिल द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे। और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है 500 साल तक रहा, जब तक से मैमल्स का प्रादुर्भाव होना स्टार्ट हो गया। मैमल्स यानी स्तनपायी जीव, जिसमें इंसान भी आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको स्तनपान कराते हैं। और एक होते हैं रेप्टाइल जो कि अंडे देते हैं, एग्स। तो जब मैमल्स का पृथ्वी पे स्टार्ट हुआ एग्जिस्टेंस, तब तक से 500 साल तक से ये गोंडवाना कॉन्टिनेंट रहा। तो इस तरह से भूगर्भीय रचनाएं भी, भूगर्भीय तथ्य भी मानव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मनुष्य के भविष्य को लेकर के क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं कि मनुष्य का भविष्य कैसा होगा। इंडिकेशंस आर वेरी बैड फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मनुष्य के भविष्य के लिए जो भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो बहुत ही बुरे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मतलब मनुष्य का भविष्य अच्छा नहीं होने वाला है। इफ़ द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस गो ऑन इन द सेम मैनर, देन द लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर। और जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पॉइजनस गैसेस का एमिशन यानी जो निष्कासन हो रहा है, इसी तरह से होता रहा तो फिर ह्यूमन काइंड का लाइफ फ्यूचर डेंजर में है।
These gases deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the earth's environment. ये जो पॉइजनस गैसेस होती हैं ये डिप्लीट मीन्स होता है कम करना, ओजोन लेयर को कम कर देती हैं। ओजोन लेयर जो कि एक तरह से कवच का काम करता है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं, यहाँ पे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं या फिर जीव जंतु हैं उनके लिए सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल हैं, तो उनको ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको आने नहीं देता है। मगर ये जो पॉइजनस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो फैक्ट्रीज से और विभिन्न प्रकार के उपकरण और गाड़ियों से इनका जो इतना एमिशन होता है, तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसको कम करते हैं। तो वो कम हो जाएगा ओजोन लेयर, तो ज़्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी और मनुष्य को और जीव जंतुओं के स्किन को नुकसान पहुंचाएंगी, स्किन कैंसर होगा और मनुष्य का जीवन और जीव जंतुओं का जीवन खतरा में आएगा। This causes the rise in temperature of the earth and giving rise to the phenomenon called global warming। और दूसरा भी चीज़ होगा, अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी पे आएंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या स्टार्ट होगी, यानी पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर कैन मेल्ट द आइस ऑफ द अंटार्कटिका। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंटार्कटिका पे जितनी भी बर्फ़ जमी है, अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है बर्फ़ का, उस पर जितनी भी बर्फ़ जमी है वो सब पिघल जाएगी। इससे समुद्र का लेयर, पानी का लेयर ऊपर आ जाएगा और समुद्र किनारे के लगभग आधी पृथ्वी डूब जाएगी, यानी मनुष्य का जीवन और साथ साथ बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। बोल रहा है कि दुनिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भिक इतिहास अंटार्कटिका में ट्रैप है। ट्रैप मतलब कैद है, बंद है। तो अंटार्कटिका इस रीजन का, अंटार्कटिका रीजन जा कर के वहाँ पे स्टडी किया जाए तो हमें पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, कितना यूज़फुल होगा वहाँ पे जा कर के अंटार्कटिका के रीजन का स्टडी करना। आंसर इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के इस रीजन की स्टडी गिव्स अस इंसाइट, हमें एक इंसाइट देता है, हमें जानने की एक रास्ता देता है। वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, दुनिया के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इट गिव्स एन आइडिया हाउ द अर्थ वाज लाइक बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। यह हमें आइडिया देता है कि जब पृथ्वी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में नहीं बटी थी तो उस समय पृथ्वी कैसी थी, मतलब कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज, महादेश और देश में बंटने से पहले पृथ्वी कैसी थी। पहले जब अभी हमारे यहाँ इतने सारे देश हैं पृथ्वी पे और इतने सारे महादेश हैं, पहले पूरा लैंड एक जगह था और पूरा पानी एक जगह था, मतलब लैंड्स डिवाइडेड नहीं थे, पूरा जितना भी पृथ्वी पे लैंड था वो सब एक कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। फिर बाद में उसमें विखंडन हुआ और फिर कई कॉन्टिनेंट बन गए, तो वो और कई कंट्रीज बन गए, कई आइलैंड बन गए। तो ये सब बनने से पहले पृथ्वी कैसी थी ये अंटार्कटिका में जाके पता लगता है। इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेज इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। ये दिखाता है अंटार्कटिका कि थोड़ा सा चेंज क्लाइमेट में, मौसम में थोड़ा सा चेंज पृथ्वी के पूरे शेप में कितना चेंज कर देता है। इस रीजन, अंटार्कटिका रीजन और पूरे मतलब पृथ्वी के शेप में ही चेंज हो जाता है। इट गिव्स द explanation how the climate condition of the earth were not favorable for life before and how slowly rising temperature made earth a place to sustain life। ये इसका भी explanation देता है कि यह बताता है कि
पृथ्वी के पहले के जो क्लाइमेट कंडीशंस थे, यानी कि जो पृथ्वी का एग्जिस्टेंस हुआ था, पृथ्वी भी एक बर्फ़ का गोला थी। तो पहले भी जो क्लाइमेट कंडीशन था पृथ्वी का वो लाइफ के फेवरेबल नहीं था, जीवन के फेवरेबल नहीं था। और अभी बीच में क्या हुआ कि फेवरेबल हो गया। धीरे धीरे पृथ्वी का जो वातावरण है थोड़ा गर्म होता गया और बर्फ़ पिघलती गई, तो पृथ्वी रहने लायक हो गई। और अभी जो पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, तो फिर से इस पर लाइफ को सस्टेन करना, लाइफ को बचाए रखना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। What are Geoff Green's reasons for including high school students in the students on ice expedition? Geoff Green took the high school students to Antarctica to provide them the opportunities to develop the respect and understanding for the earth. क्वेश्चन था कि जियोफ ग्रीन ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका के एक्सपेडिशन पे, वहाँ पे भ्रमण पे क्यों लेके गए? तो आंसर है कि जियोफ ग्रीन हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका के भ्रमण पे इसलिए लेके गए ताकि स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स ही कल के देश चलाने वाले लीडर्स बनेंगे। तो और फिर उन्हीं के हाथों में देश और पूरी पृथ्वी है, तो इसलिए वो अंटार्कटिका जाएं और समझें अर्थ की कंडीशन को और अर्थ को रेस्पेक्ट करें। मतलब उनके अंदर अर्थ के प्रति रेस्पेक्ट हो और अर्थ की आज जो कंडीशन हो गई है उस कंडीशन के को समझने की अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर पैदा हो, इसलिए वो लेके गए उनको अंटार्कटिका स्टूडेंट्स को। ही वांटेड देम टू अंडरस्टैंड दैट एनी इंटरफेरेंस इन नेचर कैन कॉज ड्रास्टिक मिसहैपनिंग इन द फ्यूचर व्हेन द स्टूडेंट्स सी द आइस शेल्फ्स मेल्टिंग एंड कोलैप्सिंग। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स ये समझें कि किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नेचर में, प्रकृति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप एक ड्रास्टिक चेंज, एक बहुत ही तीव्र तरह का चेंज फ्यूचर में पृथ्वी के भविष्य ला सकता है। और वह स्टूडेंट्स जब इस चीज़ को देखेंगे, जब वो अंटार्कटिका जाएंगे और देखेंगे कि बड़े बड़े हिम के खंड किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तब वो इस बात को समझेंगे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना पृथ्वी पे जो जनजीवन उपस्थित है उसके लिए कितना खतरनाक होगा। दे कैन एस्टिमेट द काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रबल अहेड इन देयर फ्यूचर। वो जिस तरह का इन्वायरमेंटल ट्रबल हमारे फ्यूचर में आने वाला है, इस ट्रबल को वो अंटार्कटिका जा कर के समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctica environment? क्वेश्चन है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो बड़ी चीज़ें अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगी। इस स्टेटमेंट का क्या रेलेवेंस है अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट के संदर्भ में? दिस स्टेटमेंट हैज़ ग्रेट रेलेवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिका इन्वायरमेंट। इस स्टेटमेंट का ग्रेट रेलेवेंस है, बहुत बड़ा रेलेवेंस है अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट के संदर्भ में। अ स्मॉल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन गिव राइज टू ड्रास्टिक डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट में एक छोटा सा चेंज एक बड़ा सा ड्रास्टिक, मतलब बहुत एक बड़ा सा चेंज, अत्यधिक चेंज डेवलपमेंट में ला देता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो to understand the earth's present, past and future? ये now it is right, यहाँ पे 2 होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह क्यों है कि वहाँ पे जाने पे हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानकारी मिलती है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। Answer, Antarctica gives an idea how the earth would have been like millions of years ago and how it got divided into various earth masses. अंटार्कटिका जाने से, अंटार्कटिका वो जगह है जो हमें आइडिया देता है कि पृथ्वी मिलियंस ईयर्स अगो कैसी थी और
ये किस तरह से अर्थ मासेस बड़े बड़े भूखंडों में, लैंड के भूखंडों में किस तरह से डिवाइड हुई। The melting and colliding ice masses also gives an insight into how our future is going to be। और अंटार्कटिका जाने पर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह से पिघल रहे हैं और गिर रहे हैं नीचे। कोलाइडिंग मीन्स तो टकराना होता है, मगर वो टूट टूट करके बड़े बड़े आइस के मासेस, बड़े बड़े आइस के खंड गिर रहे हैं। तो इससे देख के हमें एक आइडिया मिलता है कि फ्यूचर में हमारी पृथ्वी कैसी होने वाली है। मतलब इसी तरह अगर टेम्परेचर हाई होता रहा पृथ्वी का तो एक दिन सारी बर्फ़ अंटार्कटिका की पिघल जाएगी और पृथ्वी डूब जाएगी। अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट्स आइस 500,000 ऑफ ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। और एक चीज़ और है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका के डेप्थ में वो जो आइस हैं, बर्फ़ की बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, उसके डेप्थ में, उसके अंदर में 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत ही पुराना भूखंड है और पहले वो गर्म भूखंड हुआ करता था, अभी वो आइस का भूखंड है। तो उसमें बहुत सारे कार्बन के रिकॉर्ड्स उसके अंदर प्रिजर्व है, दबे हुए हैं पृथ्वी में। अगर वो उसके अंदर वहाँ तक अगर पहुँच जाया जाए, वो रिकॉर्ड्स अगर निकाल दिया जाए तो पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। आई होप आप लोग अब हम समझ गए होंगे। ओके, बाय।